नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। एसपी में विधायकों की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हुआ, जहां कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा है। सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम को एसपी दफ्तर भेजा गया। अब रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित किया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। वहीं समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। भीड़ इकट्ठी न हो, इसलिए जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े एलईडी लगे थे और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जगह जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी को बर्बाद कर दिया गया है, उनके पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, तेल कंपनियां 600% मुनाफा कमा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के 80-20 वाले नारे पर भी पलटवार किया। 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ धर्म सिंह सैनी और 6 अन्य विधायकों ने एसपी का दामन थामा। अपना दल एस के विधायक अमर चौधरी, बीजेपी के विधायक विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े और मलाई खाए अगड़े। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। दल बदलने वाले नेताओं पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दल बदलने वाले मौकापरस्त हैं और पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों की कैटेगरी भी बताई। जो लोग गए हैं उसमें मैं कैटेगरी दे देता हूं, बाकी आप फिल कर लीजिएगा। एक तो कैटेगरी है कि पुत्र प्रेम, एक कैटेगरी है कि भाई आप यहां से लड़ोगे मगर हार जाओगे तो दूसरी सीट पे आ जाओ। तीसरी कैटेगरी है जिनको कहीं से भी जीत नहीं सकते थे इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा था। ये 3 कैटेगरी है और चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया और कहा कि पिताजी दलितों पिछड़ों के नेता हैं और उनके साथ जनाधार है। 2024 अभी किसी ने नहीं देखा है और मैं फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी में हूं और हम आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही सांसद के रूप में कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए, फैसला पिताजी का है, निश्चित तौर पे वो राजनीतिक पुरोधा हैं और उनका फैसला है तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एसपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में पिछड़ों और दलित समाज की उपेक्षा का शिकार होने का आरोप लगाया गया है। बरेली रामपुर इलाके से घनश्याम लोधी विधान परिषद सदस्य हैं। प्रतापगढ़ में अपना दल एस के बागी विधायक आर.के. वर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 16 जनवरी को आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वनाथगंज विधायक आर.के. वर्मा कई महीनों से एसपी के तमाम कार्यक्रमों में शामिल होते थे। अपना दल एस ने बागी विधायक आर.के. वर्मा को कुछ दिन पहले ही निलंबित किया था।
समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी ने अपराधियों को टिकट दिया है कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दंगइयों को टिकट देने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने दंगे के आरोपियों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने वोटी करने वाले लोगों को नेता बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। एसपी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा कि सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है दंगाराज वाली, भ्रष्टाचार वाली। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कू पर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और ट्वीट में लिखा कि अपने पुराने वक्तव्य याद कीजिए। समाज को बांटने वाली भाजपा और अपराधियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी में अब जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सपा सरकार आज महिलाओं के इस उत्पीड़न को रोकने में नाकामयाब रही है। क्योंकि पहले लिस्ट जारी होते ही विवादों में आ गई पार्टी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल और महिला कांग्रेस के मध्य जोन के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे लैंडलाइन नंबर से पैसे के लिए फोन आया था लेकिन मैं घूस न दे सकी। आपको बता दें, प्रियंका मौर्य कांग्रेस की कैंपेन लड़की हूं लड़ सकती हूं की अहम किरदार रही हैं। साथ ही प्रियंका मौर्य को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनकी जगह पर रुद्र दमन सिंह को टिकट मिला है। पेज बनाया गया था, यहाँ पे है ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य। जो भी मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें सबसे आगे लिखा हुआ है संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी। तो इस प्रियंका मौर्य के ओबीसी चेहरे को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है ओबीसी के अटेंशन के लिए, वोट के लिए, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी सबके वोट्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। जब बात आती है टिकट देने की तो हमें नकार दिया जाता है। लाइन नंबर से कॉल आई थी और मुझसे कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए 50 और इसके लिए भी बोला गया। तो मैंने इसके लिए मना कर दिया साफ साफ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है दे पाने के लिए। एसपी आरएलडी गठबंधन की पहली टिकट लिस्ट जारी होने के बाद आरएलडी के नेताओं में घमासान छिड़ गया। नेताओं का आरोप है कि पुराने चेहरों को दरकिनार करते हुए पार्टी में नए चेहरों को टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि गठबंधन की पहली लिस्ट में दल बदलकर हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वालों पर भरोसा जताया गया है, जिस फैसले से आरएलडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में घमासान है और अब बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। 3-4 दिन पहले तक भी हमें वो कहते रहे कि आप चिंता न करो, आपको लड़ना है, फिर एकदम टिकट बदल दिया। इसमें हमारा गिल्ला शिकवा तो इतना है, अगर वो हमें बुला के एक बार ये कहते कि भाई हमारी मजबूरी है इसे टिकट देना और आप जो है इसमें इनका सहयोग करो, तो हम लाजमी तौर से उनका सहयोग करेंगे। पार्टी की स्थिति को ठीक हुई, आज कोई और वो है। आज और क्यों? जब क्यों नहीं थे वे? 2017 में क्यों नहीं थे? दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 9 घंटे तक चली, जिसमें सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की गई। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि सभी सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं और सीसी में उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला होगा। इतने घंटे बैठ करके सारी बारीकियों से सभी पहलुओं पर सीटों के विचार किया है। सभी कैंडिडेट्स के मेरिट्स तुलनात्मक, मेरिटोरियस तो सभी लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप में कि वर्तमान हालत में किस कैंडिडेट के साथ चुनाव में जीता जा सकता है देख करके बात की है और सभी नामों पर हमने काम अपना फाइनल कर दिया है। लगभग जो है फिनिशिंग टच कहीं पर कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं वो जो है देख लेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंदिर बनाने का
दिलीप रावत का हरक के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। बहुत से लोग मुझे सलाह दे रहे हैं, ये कहना है दिलीप रावत का, मेरे पास एक विधानसभा और एक ही पार्टी, मेरे पास एक ही पत्नी का विकल्प है। बीजेपी में टिकट पर संग्राम मचा हुआ है। लैंसडॉन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। दिलीप रावत ने कहा कि बहुत से लोग मुझे अन्य विधानसभा से चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक ही पार्टी है, एक ही विधानसभा। दिलीप रावत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि मेरे पास एक ही पत्नी का विकल्प भी है, बहुतों के पास बहुत विकल्प होंगे। आज बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि आप दूसरी विधानसभा से लड़ लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है कि मेरे पास एक ही विधानसभा है, लैंसडॉन विधानसभा, और एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। वो ऐसी ही है जैसे मेरे पास एक ही पत्नी का विकल्प है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए मेरा निवेदन है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, हर चीज़ के विकल्प हैं, तो वो तो कहीं भी तलाश सकते हैं अपनी व्यवस्था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंदिर बनाने का काम जोरों से चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण तय वक्त पर कर लिया जाएगा। नींव का काम लगभग पूरा हो चुका है। नींव में 48 परतें पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि इस बीच दिखाने लाए हैं हम आपको राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के निर्माण की वो तस्वीर, जहां पर देख सकते हैं आप कि रात दिन 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। इस वक्त आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, बताने के लिए काफी है कि अंधेरे में भी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। वहीं अयोध्या से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। और योगी जी के रहते हुए विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू भी होंगी, और अयोध्या में लोगों को राहत की सांस भी लोग लेंगे, क्योंकि गुंडा बदमाशों का आतंक जो है योगी जी की मौजूदगी में नहीं रहा। बदमाश तो भाग गए तो जेल में रहे। और योगी जी संत हैं, और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो भी काम करते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए बराबर कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दलित परिवार के घर खाना खाया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम दोपहर बाद जूमिया गेट स्थित गोरखपुर फर्टिलाइजर पहुंचे। यहां वे पार्टी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर गए और खाना खाया। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश और देशवासियों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। भोज में खिचड़ी भोज, जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। राजस्थान के अलवर में गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस और राजस्थान सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अलवर गैंगरेप को दुखद घटना करार देते हुए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में तो फोटो ट्वीट किया, नाम तक बता दिया, परिवार वालों के फोटो को ट्वीट करके वायरल किया, कोर्ट ने इस पर लताड़ भी लगाया। आप अलवर जाएंगे क्या राहुल जी? प्रियंका जी से बात करके बताइए राहुल जी, आप अलवर जाएंगे क्या? इसके अलावा कांग्रेस नेता रीता यादव के खुद को पैर में गोली मारने को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब हकीकत सामने आया है कि गोली खुद पे चलाया गया था, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस की कार्यकर्ता के ऊपर गोली चला करके एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका वाड्रा से और राहुल गांधी से सवाल पूछती है, गोली आपने चलाई थी क्या? मुजफ्फरनगर में बीएसपी नेता अरशद राणा का थाने में रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीएसपी के बड़े नेताओं पर टिकट देने का लालच देकर करीब 67 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा रहे हैं। अरशद राणा का आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए सतीश कुमार ने 50 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने 25 लाख पहले और 25 लाख पर्चा भरने के बाद देने की बात भी कही थी, लेकिन चरथावल विधानसभा पर उनकी जगह सलमान सईद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अरशद राणा ने बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। आज हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माताजी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने ऐसे जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा
कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे, अरे यार तुम फ़ोन पे डायरेक्टली इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूँ? मैंने कहा 25 रुपये कहूँ कि हाँ 25 रुपये कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है, मेरे मोबाइल में मौजूद। दिल्ली की गाजीपुर फल मंडी में शुक्रवार सुबह एक लावारिस बैग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधी दस्ता और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जांच करने पर पुलिस को बैग से आईईडी विस्फोटक मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एनएसजी ने आईईडी की मात्रा को देखते हुए इसे निष्क्रिय करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदने की योजना बनाई, जिसके बाद जेसीबी को मौके पर बुलाया गया और गहरा गड्ढा खुदवाकर बम निष्क्रिय किया गया। गाजीपुर फल और फूल मंडी में मिला जो बम था उसको डिस्पोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं धुआं इस बात को बयां कर रहा है। पहले बड़ा गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे के अंदर उस बम को दफनाया गया और उसके बाद उसे कुछ ही मिनटों बाद उसको डिस्पोज किया गया। और जब उसे डिस्पोज किया गया तो बम यहाँ फटा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां तक आपको नजर जा रही होगी वहां तक धुआं ही धुआं है। दूसरी ओर वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर इस बम को डिस्पोज किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जालियों के पीछे से जो आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, यहीं पर उस बम को डिस्पोज किया गया था और यहीं पर से अभी एक धमाके के साथ उस बम को डिस्पोज कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि समय रहते दिल्ली पुलिस को सूचना मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, एनएसजी, उनके साथ ही बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचे थे और इस पूरे बैग को लेकर एक कंटेनर में डालकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में उस बम को दफनाया गया और उसके बाद उसको डिस्पोज किया गया। कैमरा पर्सन सनी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर एसपी के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि भाजपा के लोगों से सामान न लेने की अपील करते ये शख्स नाहिद हसन है। इसी हिंदू विरोधी मानसिकता को देखते हुए अखिलेश ने इसे कैराना से उम्मीदवार घोषित किया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा किस प्रकार के लोगों के समर्थन से चुनाव लड़ रही है। यही है 80 बनाम 20। अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। बीजेपी ने वर्चुअल जनसभा की शुरुआत की है। आज देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा में लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ की जनता से 2022 के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि वो 3 से 4 विधानसभा में रोज वर्चुअल रैली करेंगे। वहीं एक परिवार से एक टिकट की बात पर सीएम ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करेगा और यही बात हर सीट पर टिकट के दावेदारों पर लागू होगी। हमारी पूरी तैयारियां हैं, सभी तैयारियां, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं और नई नई योजनाएं आई हैं हर क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से और ऐसी सरकार यहाँ पर थी जो केंद्र के अनुरूप चलने वाली सरकार थी। आगे भी लोग ऐसी सरकार बनाएंगे जिससे कि दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड को आगे ले जाएं। कांग्रेस में टिकट की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। इधर हरीश रावत को लेकर रामनगर से नई खबर आ रही है। रामनगर सीट पर कांग्रेस के 4 में से 3 दावेदारों ने हरीश रावत के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस ले ली है और प्रस्ताव पास करके पार्टी को भेज दिया है। तीनों ही दावेदारों ने कहा है कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़े। संजय नेगी, पुष्कर दुर्गा पाल और आशा बिष्ट ने हरीश रावत से रामनगर आकर चुनाव लड़ने की मांग की है और कहा है कि अगर हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। जिसका आज हमने प्रस्ताव बनाकर हम तीनों दावेदारों ने एक राय होकर ये कहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यदि हरीश रावत जी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम तीनों अपना जो हमारी दावेदारी है हम उस दावेदारी को वापस लेते हैं। जब उन्होंने रामनगर से लड़ना है तो दूसरे का तो जिक्र ही नहीं आना है, फिर दूसरा और तीसरा और चौथा तो कहने का सवाल ही नहीं है। सभा की शुरुआत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ विधानसभा